थोड़ा वक्त पीछे चलते हैं। झाओ या चलो उसे सिम्प ही बुला लेते हैं, अपने माँ बाप के साथ एक सुरक्षित जगह पर है। उसके पिताजी उसे वही घिसा पिटा ज्ञान दे रहे हैं कि जब वह वापस अपने माउंटेन मूविंग सेक्ट जाए, संभल कर रहे और फालतू में पंगे न ले। सिम बस मुस्कुराता है और कहता है कि वह तो बस उन्हें खतरे वाले इलाके से सुरक्षित बाहर निकालने आया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे आसमान में आसमानी बिजली का एक भयंकर धमाका दिखता है। वह दंग रह जाता है और सोचता है कि क्या कसीनो वाला वह ताकतवर साधक इस हिलाने वाले धमाके के पीछे है। तभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आती है। यह शियाओ लान है, वह लड़की जिसने कुछ महीने पहले जंगल में भटकते वक्त उसकी जान बचाई थी। वह सम्मान में झुकता है, पर उसे बताता है कि वह उसके सेक्ट में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि वह पहले से ही माउंटेन मूविंग सेक्ट का हिस्सा है। इसका हल, लड़की कहती है कि वह खुद उसके गुट में आ जाएगी। सिम का शक तुरंत बढ़ जाता है। उसे पता है कि लड़कियों के मामले में उसकी किस्मत बिल्कुल फूटी हुई है और उसने तो कभी ढंग से नहाया तक नहीं। तो उसके दिमाग की घंटी बजने लगती है कि जरूर यह ट्रैप है। पर तभी वह उसे एक खास तोहफा देती है, एक हाथ से तराशा हुआ पुतला जो बिल्कुल सिम्प जैसा दिखता है। सिम्प का दिमाग यहाँ आकर काम करना बंद कर देता है। वह हमेशा खूबसूरत लड़कियों को तोहफे देता रहता था, तो आज एक इतनी सुंदर लड़की उसे अपने हाथ से बना तोहफा क्यों दे रही है। वह गलती से इस सब को सच्चा प्यार समझ बैठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ, वो इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है। अब जरा असली खिलाड़ी को देखते हैं, गोंग शुई, जो टियनकुई झोंग का एक ठीक ठाक ताकतवर साधक है। वो दूर बैठा शियाओलान के पुतले को कंट्रोल कर रहा है। पर ठीक तभी एल्डर डिंग का पुतला उसे रोकता है और उस हमलावर को ढूंढने का एक जरूरी काम सौंपता है। गोंगशू मना करने की कोशिश करता है, यह बोलकर कि वह पहले से एक काम में व्यस्त है, पर डिंग उसे धमकाता है। आखिरकार दोनों मिलकर स्नेकी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वापस सिम्प की तरफ आते हैं। वह अभी अपनी प्यार भरी बातें कर ही रहा था कि शियाओलान की कड़ी अचानक टूट जाती है। वह सीधा जमीन पर गिर पड़ती है। गोंगशुई भागकर वहां आता है, सिम्प के ठीक सामने से अपना पुतला उठाता है, बड़े आराम से कहता है कि वे दोनों बाद में कभी दोबारा मिलेंगे, और वहां से गायब हो जाता है। सिम को आखिरकार एहसास होता है कि औरतों के मामले में उसकी किस्मत सड़ी हुई है। वह जमीन पर गिर जाता है और कसम खाता है कि अगर वह दोबारा ऐसे किसी जाल में फंसा तो खुद को सबसे कड़ी सजा देगा। उधर स्नेकी जंगल में चुपके चुपके आगे बढ़ रहा है और अपनी ऊर्जा वापस आने का इंतजार कर रहा है। एक जगह रुकना खतरनाक हो सकता है, तो वो एक नदी ढूंढता है, जल्दी से लकड़ियों का एक छोटा सा बेड़ा बनाता है और पानी के बहाव के सहारे आगे बढ़ने लगता है। उसका अंदाजा है कि वह कुछ ही दिनों में माउंटेन मूविंग सेक्ट की सरहद तक पहुंच जाएगा। पर अचानक उसे एक आहट सुनाई देती है। स्नेकी चौकन्ना हो जाता है। उसकी ध्यान शक्ति बताती है कि कोई दुश्मन उसकी तरफ आ रहा है और वह एक ठीक ठाक लेवल का साधक है। स्नेकी एक पल के लिए सोचता है कि पलटकर उस दुश्मन को वहीं ढेर कर दे, पर वह जल्दी से हिसाब लगाता है और यह ख्याल दिमाग से निकाल देता है। अगर उसकी नज़र एक मामूली साधक पर पड़ रही है तो यह पक्के तौर पर एक चाल है। आखिर उसने अभी अभी अकेले ही पूरे हेवनली ड्रैगन कसीनो को बर्बाद किया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वे लोग उस जैसे खतरनाक शख्स को पकड़ने के लिए किसी कमजोर आदमी को अकेले भेजेंगे। वो समझ जाता है कि आसपास जरूर कुछ बड़े साधक छुपने वाला जादू लगाकर बैठे होंगे और बस उसके गुस्से में बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होंगे। इस चाल में फंसने से इनकार करते हुए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके नदी के बहाव के साथ अपनी रफ्तार और तेज कर लेता है। वहीं गोंगशुई एल्डर डिंग के एक पुतले के साथ खड़ा है। वह पुतला स्नेकी की बची हुई महक को सूंघ कर बताता है कि वह पानी के बहाव के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। वह तुरंत सान हुआंग और अपनी फौज को नदी के चप्पे चप्पे छानने का हुक्म देता है। गोंगशू बस उन्हें जाते हुए देखता है। ये देखकर दंग रह जाता है कि डिंग एक ही वक्त में इतने सारे पुतलों को कितनी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। पर यहाँ उनकी चाल थोड़ी अलग है। डिंग का पुतला मानता है कि उसकी ताकत अभी कम है और उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी। वह गोंगशुई को एक जादुई यंत्र देकर जोर जोर से आवाज लगाने को कहता है ताकि चोर गुस्से में बाहर आ जाए। प्लान क्या है? जैसे ही स्नेकी लड़ाई शुरू करेगा, डिंग अपनी जगह बदलने वाला जादू करके वहां पहुंच जाएगा और खुद उस पर हमला कर देगा। गोंगशू मान जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर मातांग स्नेकी को चूहा बुलाने लगता है और उसे अकेले लड़ने के लिए ललकारता है, ये कहते हुए कि वह उसे एक ही वार में मिटा देगा। स्नेकी आवाज़ सुनता है पर अपना जादुई नक्शा देखता है। उसे पता चल जाता है कि दुश्मन उसके आस पास भी नहीं है। उसे समझ आ जाता है कि ये बस उसे बाहर निकालने के लिए दूर से दी जा रही गालियां हैं। इसे अपना वक्त बर्बाद करना समझकर वह उन बातों को अनसुना कर देता है और तेजी से आगे बढ़ता रहता है। जब स्नेकी उनकी बातों में नहीं आता तो डिंग तय करता है कि अब कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो गोंगशू को और बुरी बुरी बातें बोलने को कहता है और उसके बोलने वाले यंत्र पर एक भयंकर इनर डेमन कर्स लगा देता है। यह उसकी गालियों को एक ऐसे दिमागी हमले में बदल देता है जो सीधे इंसान के डाव हार्ट पर वार करता है। गोंगशू फिर से चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि मातांग एक डरपोक है जो जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा और
ये सच में काम करने लगता है। ये दिमाग को काबू में करने का एक खतरनाक श्राप था। भले ही स्नेकी जानता है कि ये एक जाल है, पर यह जादू उसके समझने की शक्ति को भेद देता है। उसे अंदर ही अंदर दिमागी चोट लगने लगती है। वह खुद पर से काबू खोने लगता है और सच में डर जाता है कि कहीं इन लोगों ने उसकी असली पहचान जान ली तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वह बस पलट कर एक ऐसी लड़ाई लड़ने ही वाला होता है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। पर इससे पहले कि वो खुद को मौत के मुंह में धकेल दे, उसका जादुई बर्तन डीमन गॉड कॉल्ड्रन चमकने लगता है। सीनियर डियोलोंग उस बर्तन से बाहर आते हैं और तुरंत उस दिमागी जादू को काट देते हैं। वो स्नेकी को एक कड़ी डांट पिलाते हैं और असलियत दिखाते हैं। वो कहते हैं कि उसका दिमाग अभी बहुत कमजोर, इसीलिए वो इतनी आसानी से इस जादू में फंस गया। फिर वो वापस अपने बर्तन में चले जाते हैं, ये बोलते हुए, ये तेरी आखिरी मुफ्त की मदद थी, अगली बार अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। स्नेकी होश में आता है और उसे एहसास होता है कि वह एक घटिया सी ट्रिक में फंसकर अपनी जान गंवाने ही वाला था। वह अपने आत्मविश्वास को वापस जगाता है, ये जानते हुए कि वह सच में बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो गोंगशू की गालियां बिल्कुल बकवास है। पर वहां से बस चुपचाप भागने की बजाय स्नेकी उस जाल को उल्टा दुश्मन पर ही मोड़ने का फैसला करता है। वह सोचता है कि चूंकि गोंगशू दूसरों पर जादू, टोने और श्राप करने में माहिर है, तो उसके खुद के ऊपर श्राप का असर बहुत जल्दी होगा। वह एक पत्थर में अपनी श्रापित ऊर्जा डालता है, उस पर अपना जादू लगाता है और उसे अपने रास्ते पर छोड़कर खुद से खुश होते हुए नदी के बहाव में आगे निकल जाता है। उनका पीछा करने वालों की बात करें तो गोंगशू चिल्लाकर पूरी तरह थक चुका है और कहता है कि उसका गला बैठ गया है। डिंग का पुतला उसे निठल्ला बुलाता है और तभी उसका असली शरीर उस जगह पर भेस बदल कर पहुंच जाता है। डिंग गुरूर से कहता है कि अगर चोर बच के निकल भी गया तो भी वह दिमागी जादू धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाएगा और उसकी सारी शक्तियां बर्बाद कर देगा। जल्दी ही पुतलों की फौज स्नेकी के निशान ढूंढ लेती है। डिंग और गोंगशू भागकर वहां पहुंचते हैं, बस उस श्रापित पत्थर को देखने के लिए। जब डिंग उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है, गोंगशू उस पत्थर पर लिखा हुआ संदेश पढ़ लेता है। यह खास उसी के लिए बनाया गया एक श्राप था, जिसमें लिखा था कि वो बस घटिया ट्रिक्स और जादू का सहारा लेता है क्योंकि उसमें खुद की कोई असली ताकत या हुनर नहीं है। इस श्राप का मकसद उसकी शक्तियों पर हमेशा के लिए ताला लगाना था ताकि वो कभी आगे न बढ़ पाए, और यह श्राप पूरी तरह से काम कर जाता है। गोंगशू की शक्तियां अचानक गिर जाती हैं और वो पागलों जैसा बर्ताव करने लगता है। वह रोने लगता है, वही बातें बार बार दोहराता है और मान बैठता है कि उसकी सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो चुकी है और अब दुनिया का कोई भी हकीम उसे ठीक नहीं कर सकता। डिंग आग बबूला हो जाता है। वह उस पत्थर को चकनाचूर कर देता है और उस श्राप को तोड़ने के लिए उसे अपनी खुद की असली ताकत फूंकनी पड़ती है। वो गोंगशू को वापस लौट जाने को कहता है क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं रहा। स्नेकी ने न सिर्फ उनके उस जादू से खुद को बचाया था, बल्कि उसे उल्टा दुश्मन पर डालकर उनके एक खास आदमी को बुरी तरह तोड़ दिया था। डिंग अब किसी को नहीं बख्शने वाला था। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वह तय करता है कि अब खेलने का वक्त खत्म हो गया है। अब स्नेकी को दिखाना पड़ेगा कि उन दोनों की ताकत के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एल्डर डिंग अपने पुतलों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उनकी दौड़ने की रफ्तार इतनी नहीं है कि वे स्नेकी को पकड़ सके। वह थोड़ी देर मदद करने के लिए उन्हें शुक्रिया कहता है और सभी को वापस भेज देता है। स्नेकी का पीछा करने के लिए वह अपना एक हवा में उड़ने वाला जादू यंत्र क्लाउड पियर्सिंग सेल निकालता है। वो अपनी रफ्तार को आखिरी हद तक बढ़ा लेता है, इस बात पर पूरी तरह अड़ा हुआ कि आज वो अकेले ही स्नेकी को ढेर करेगा और हेवनली ड्रैगन कसिनो की तबाही का बदला लेगा। वहीं स्नेकी अपनी भागने की रफ्तार बढ़ाने के लिए अभी भी नदी के बहाव के साथ बह रहा है। वो अपने आस पास ध्यान लगाता है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। एक बेहद ताकतवर दुश्मन तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। उसकी पहली सोच बिल्कुल सही थी। वह कमजोर साधक सिर्फ उसे गुस्से में बाहर निकालने के लिए एक चारा था, जबकि असली बड़ा खिलाड़ी छुप के सब देख रहा था। उन दोनों की रफ्तार के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। स्नेकी हिसाब लगाता है और समझ जाता है कि इस रफ्तार से वह पकड़ा जाएगा। ऊपर से बिना उस आसमानी बिजली वाले मोती के और अपनी पहले से ही खराब हालत के चलते इस दुश्मन से लड़ने का मतलब है सीधे मौत के मुंह में जाना। इसीलिए वो बिना सोचे पानी के अंदर डुबकी लगा लेता है। यहाँ उसकी सोच काफी कारगर थी। इंसान पानी के अंदर ठीक से लड़ नहीं सकते और उनकी ध्यान लगाने की क्षमता भी पानी में आकर बहुत कम हो जाती है। एक इतना ताकतवर दुश्मन भी पानी के अंदर उसे आसानी से नहीं ढूंढ पाएगा। बस इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी, वह ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 1 घंटे तक अपनी सांस रोक सकता है, जिसका मतलब है कि समय खत्म होने से पहले उसे किसी तरह दुश्मन की नजर से बचना होगा। ऊपर सतह पर एल्डर डिंग को पानी के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है और वो एक धमाका करता है, पर धोखा। वह बस ध्यान भटकाने के लिए छोड़ा गया एक लकड़ी का पतरा था जिस पर थोड़ी सी जादुई ऊर्जा बची थी। स्नेकी के छुपने की तरकीब बिल्कुल सही काम कर रही है, पर किस्मत आज सच में स्नेकी के साथ नहीं थी। एल्डर डिंग पानी में एक खतरनाक गोबी राक्षस देख लेता है। उसके वहां होने को अपनी अच्छी किस्मत मानकर डिंग तुरंत एक जादू करके उस राक्षस के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसको एक ऐसी मछली में बदल देता है जो पानी के अंदर स्नेकी को ढूंढने का काम करेगी। 1 घंटा आगे बढ़े। स्नेकी की सांसें अब टूटने की कगार पर हैं। वह अपनी आखिरी हद तक पहुंच चुका है और जानता है कि अब उसे पानी से बाहर आना ही पड़ेगा।
पर जैसे ही वो पानी में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वो गोभी राक्षस सीधा उसकी तरफ तैरता हुआ आता है और बार बार चिल्लाने लगता है। वह उसे चोर बुलाता है और हार मान लेने को कहता है, क्योंकि वह एक ताकतवर साधक से बचकर नहीं भाग सकता। असल में डिंग यहाँ थोड़ी हवाबाजी ब्लफ कर रहा है। 1 घंटे तक किसी के दिमाग को कब्जे में रखने की वजह से उस पुतली मछली की आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी है, तो डिंग उसे साफ तौर पर देख नहीं पा रहा था। स्नेकी अब पूरी तरह फंस चुका है। अगर वो अभी पानी से बाहर आया तो डिंग उसे पलक झपकते ही मार देगा। उसके अंदर की जादुई शक्ति भी लगभग खत्म होने वाली है। सारे रास्ते बंद देखकर उसे समझ आ जाता है कि अब उसे इस पुतली मछली से आखिरी सांस तक लड़ना होगा। वह गोभी राक्षस हमला शुरू करता है, पर स्नेकी बड़े आराम से एक तरफ हटकर खुद को बचा लेता है, ये जानते हुए कि उसके पास बर्बाद करने के लिए 1 सेकंड भी नहीं है। वह अपनी गोल्डन स्केल नाम की ताकत का इस्तेमाल करता है। यह उस राक्षस को जाकर सीधा लगती है और उसे वहीं सुन्न कर देती है। जब वह मछली सुन्न होकर रुक जाती है, स्नेकी अपनी पूंछ से एक जोरदार हमला करता है और उसके चिथड़े उड़ा देता है। ऊपर सतह पर डिंग का उस मछली से कनेक्शन टूट जाता है। डिंग पूरी तरह हैरान है कि उसका जिंदा पुतला एक ही वार में कैसे मारा गया। वह स्नेकी की बयान न की जा सकने वाली ताकत और रफ्तार को मान लेता है और यहाँ तक सोचने लगता है कि यह जिसका वह पीछा कर रहा है वह कोई इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर या राक्षस है। इससे पहले कि डिंग इस पूरी बात को समझ पाता, स्नेकी के वो सुनहरे चांटे पानी से बाहर तीर की तरह निकलते हैं, पर उनका निशाना डिंग नहीं था। वह सीधा उसके उड़ने वाले यंत्र क्लाउड पियर्सिंग सेल को निशाना बनाते हैं। डिंग उस हमले को समझ नहीं पाता और वह चांटे उस उड़ने वाले यंत्र को बुरी तरह काट देते हैं। डिंग पागलों की तरह उस यंत्र को ठीक करने के लिए उसमें अपनी शक्ति डालता है। वह पूरी तरह घबराया हुआ है क्योंकि वह चांटे हमला करके वापस स्नेकी के पास चले गए थे। वापस पानी के अंदर स्नेकी अपने सुनहरे चांटे वापस पहन लेता है, पर उसकी शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसकी सांसें अब रुकने वाली हैं। वह खुद को तैयार करता है। उसे अभी तुरंत बाहर सतह पर आने की जरूरत है, पर तभी वह अचानक नॉर्मल तरीके से सांस लेने लगता है। वह खुद हैरान है कि ये कैसे हुआ। अगले ही पल सीनियर डायलोंग का चित्र उसके सामने उभरता है। वह उसे समझाते हैं कि फिश ड्रैगन रूप लेने पर पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति खुद ब खुद मिल जाती है। यह उसकी रूप की एक प्राकृतिक क्षमता है। डायलोंग सच में दंग है और थोड़े हैरान भी कि स्नेकी ने इतनी देर तक खुद के अंदर की इस जन्मजात ताकत को रोककर कैसे रखा। स्नेकी तुरंत चिढ़ जाता है और पूछता है कि यह बात जादू की किताब या किसी और जगह क्यों नहीं लिखी थी। डायलोंग बड़े आराम से कहते हैं, यह तो एक जन्मजात चीज है। मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी को बताना पड़ेगा कि सांस कैसे लेते हैं। स्नेकी इस बात को यहीं छोड़ने का फैसला करता है, यह सोचकर कि इसी शक्ति ने आज उसकी जान बचा ली, और वह पानी के अंदर अपना बच निकलने का सफर जारी रखता है। पर अचानक उसके रास्ते में पानी के अंदर एक बड़ा सा नीला बुलबुला बन जाता है। जैसे ही वो उसके पास आता है, स्नेकी समझ जाता है कि ये क्या है। ये एल्डर डिंग है। उसने अपना एक बहुत कीमती जादुई अस्त्र फूंक दिया था, बस पानी की रुकावट को पार करने और उसके ठीक सामने आकर उसे रोकने के लिए। डिंग उसकी तरफ गुस्से से घूरता है, इस बात से आग बबूला कि उसको अपना पीछा जारी रखने के लिए कितना महंगा यंत्र बर्बाद करना पड़ा। वह स्नेकी पर अपनी नजर टिका लेता है और यह ऐलान करता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसके टुकड़े टुकड़े करके ही मानेगा और लियू रुयान और कसिनो के अपमान का बदला लेकर ही छोड़ेगा।